धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा हाईकोर्ट। बैठक में 26 प्रस्ताव आए, 25 मंजूर। उत्तराखंड सरकार ने शुरू की मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई। मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया 60 मोबाइल गाड़ियां। उनतीस नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा की पूरी तरह से तैयारी। अब तक 500 सवाल पहुंचे हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास। अल्मोड़ा में महिला आयोग की बैठक से नदारद रहे कई विभागों के अधिकारी। उपाध्यक्ष ने दिए कार्रवाई के कड़े निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से अब हल्द्वानी शिफ्ट होगा। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में भी संशोधन किए गए हैं। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान है। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर अब रोक लगाई जा सकेगी। साथ ही साथ पशुपालकों को बड़ी राहत दी गई है। भूसे और साइलेज पर 50% सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट में 26 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 25 पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। तो ये बड़ी खबर है। राजधानी देहरादून से कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से अब हल्द्वानी शिफ्ट होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए विशेष संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है, बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। आप बिल्कुल दिव्यांशु कह सकते हैं कि आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी और महत्वपूर्ण बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव थे जिस पर आज कैबिनेट अपनी मोहर लगाई है। तकरीबन 25 ऐसे प्रस्ताव पर जिस पर आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण कानून को लेकर के, जिस तरीके से काफी लंबे समय से मांग भी आ रही थी कि धर्मांतरण जो कानून है उसको और सख्त बनाया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं चाहे जिहाद के मामले हो या फिर धर्मांतरण के मामले हो, उस पर एक तरीके से रोक लगाई जा सकती है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से तय किया गया है कि अब धर्मांतरण जो कानून है उसमें सख्त बनाया गया है, जिसमें 10 साल की सजा की गई है। साथ ही साथ इसको अगर हम बात करें तो गैर जमानती इस पूरी सजा इसमें होगी, यानी कि गैर जमानती कानून की संज्ञा में आएगा अब धर्मांतरण कानून। दूसरी तरफ काफी लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कि जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट है वो नैनीताल में है, उसको जो है कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि नैनीताल एक पर्यटक स्थल है और कहीं ना कहीं जो हिल स्टेशन है उस पर वो बसा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों को या फिर पर्यटकों को या फिर व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। क्योंकि अगर हाईकोर्ट चलती थी तो उस समय ये देखा जाता था कि काफी केसेस की वजह से आम लोग वहां पर आते थे। साथ ही साथ पर्यटक सीजन में भी ये देखा जाता था कि पर्यटन को लेकर बढ़ावा सरकार दे रही है, लेकिन पर्यटकों को काफी परेशानी उससे होती थी, क्योंकि कई रास्ते मार्ग जो है उसमें बंद करने पड़ते थे। तो ऐसी स्थिति में काफी लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी। तो सरकार ने फैसला लिया है कि जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट है उसे नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, पशुपालकों को महंगे भूसे से भी राहत मिली है, क्योंकि सरकार की तरफ से सब्सिडी जो है इसमें बढ़ाई गई है। भूसे और साइलेज की जो सब्सिडी है सरकार ने उसको बढ़ाया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से ये तय किया गया है जो दुग्ध विकास है उसमें भी अब सरकार जो दुग्ध विकास को लेकर काम करेंगे उन किसानों को सरकार राहत देगी। पहले 50% की जो सब्सिडी है वो एक तरह दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर के 75% कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि किसानों को आय दुगनी करने का लक्ष्य लगातार सरकार की तरफ से चल रहा है और लगातार किसानों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनकी आर्थिकी किस तरह से मजबूत हो, उसको लेकर सरकार फैसला ले रही है। तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है। साथ ही साथ अगर हम राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण की बात करें सरकारी नौकरी में, तो उस पर भी चर्चा की गई है। उसके अलावा चाहे किसी शिक्षक हो, उनकी भर्तियों का मामला हो, नर्सिंग की नियमावली के मामले हो, ये तमाम ऐसे प्रस्ताव से आज कैबिनेट में लाए गए हैं। निश्चित तौर पर कहने की शीतकालीन का जो सत्र है वो आउट है और ऐसे में सरकार की तरफ से औपचारिक कोई घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से जो खबरें फन करके सामने आई हैं कैबिनेट बैठक की, उसमें 25 ऐसे प्रस्ताव थे जिस पर आज कैबिनेट अपनी मोहर लगाई है। आकाश, जिस तरीके से धर्मांतरण कानून में जो संशोधन किए गए हैं, ये एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं जो धर्मांतरण से संबंधित हैं। तो ये एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है कि इसमें जो संशोधन किए गए हैं। ये बात सच है कि जिस तरह के धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है कहीं ना कहीं जिसको लेकर के लगातार सरकार गंभीर भी है
और कई ऐसे मामले जो हैं देखे भी गए हैं कि धर्मांतरण को लेकर हो या फिर लव जिहाद के मामले को लेकर के हो। भले ही उत्तराखंड एक शांत प्रदेश इसे कहा जाता रहा, लेकिन कुछ अगर हम कहें समय पहले ये बातें कहीं ना कहीं पहाड़ों पर भी निकल करके आई है, क्योंकि पहाड़ों में भी ये देखने को मिला है कि कई ऐसे लोग थे जो धर्मांतरण कराने का जो काम कर रहे थे, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और ऐसे में लगातार ये मांग उठ रही थी कि इस धर्मांतरण जैसे मामले को लेकर के सख्त कानून जो है बनना चाहिए, सरकार को उसे और कठोर बनाना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं प्रदेश में जो धर्मांतरण जैसी घटनाएं हैं या फिर लव जिहाद जैसी घटनाएं हैं वो ना हो सके। और ये वजह है कि आज इस तरह से कैबिनेट में इसमें प्रस्ताव आया, सभी इस पूरे प्रस्ताव को कहीं ना कहीं आम सहमति के साथ पास भी किया गया है। सभी लोगों की इसमें आम राय थी कि इसको और मजबूत किया जाना चाहिए। उसी के तहत ये तय किया गया है कि अब जो भी धर्मांतरण करते हुए अगर पाया गया या फिर लव जिहाद का मामला सामने आता है, उससे गैर जमानती जो सजा है वो दी जाएगी, यानी कि उसमें नॉन अवेलेबल वारंट वो होगा, उससे साथ ही साथ 10 साल की सजा का प्रावधान उससे किया गया है। तो कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि शांत प्रदेश है, देवभूमि से कहा जाता है, तो इस तरह की घटनाएं यहाँ ना हो, और अगर कोई भी घटना ऐसी घटना को करता हुआ पाया जाता है तो स्वाभाविक है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है, राजधानी देहरादून से धामी कैबिनेट की जो एक बैठक थी वो संपन्न हो चुकी है और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागों और राजकीय संस्थानों से 1 हफ्ते में खाली पदों का ब्यौरा तलब किया गया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए थे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि सरकार का ये संकल्प है कि 19,000 रिक्त पदों को जल्द भरा जाए, जिसकी प्रक्रिया लगातार जारी है। हैं कि हमें अभी तुरंत लगभग 19,000 जो हमारी इन 7,000 के अलावा जो 19,000 पद हमारे रिक्त हैं, हमारा संकल्प है कि हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे। देश के अंदर जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया है, उसी कड़ी में उत्तराखंड के भी जितने हमारे सरकारी विभाग हैं सभी की मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ और जहाँ भी हमारे पद खाली हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अभी तक 500 सवाल प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी सत्र अच्छे से संचालित होगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को तत्परता से उठाएंगे। तो वहीं गैरसैंण में सत्र को लेकर के रितु खंडूड़ी ने कहा कि हमें हर मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मौसम अनुकूल ना होने के चलते सत्र को देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में गैरसैंण में जरूर सत्र आहूत किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड की पूरी तैयारी हमेशा से ही रहती है और इस वक्त भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। 500 से ज्यादा सवाल आ चुके हैं, तैयारी पूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पहले की तरह सत्र अच्छे से चलेगा और सद्भाव के साथ चलेगा और जो विधायक हैं हमारे वो ज्यादा से ज्यादा सवाल उठाएंगे ताकि अपनी विधानसभाओं के बारे में वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें कि जो अगला हमारा सत्र हो वो गैरसैंण में हो। इस बार मौसम बहुत ठंडा था, इस कारण से हम लोगों ने जो सत्र है वो देहरादून में रखा है। लोहाघाट की चांदमारी सहकारी समिति में किसानों और ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए सहकार से समृद्धि विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में देहरादून से आए आईसीएम के डायरेक्टर अजय शर्मा ने ग्रामीण और किसानों को उनकी आय बढ़ाने को लेकर के कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। डायरेक्टर अजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देशन में कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं और कार्यक्रम का मकसद किसानों और ग्रामीणों की आय को दोगुना करना है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अब किसानों के उत्पादों को सहकारी समितियों के माध्यम से गांव-गांव से उचित मूल्य में खरीदा जा रहा है। देश में सहकारिता मंत्रालय नया बना है, जिसके माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन ये है कि हमारे किसानों का और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना था कि हम अपने किसानों की आय कैसे डबल करें। उस परिप्रेक्ष्य में एक सहकारिता की जानकारी हमारे किसानों तक ग्रासरूट लेवल तक पहुंचे, इसका हमारा विजन था।
इसका पर्पज सर ये है कि जो हमारे किसान अपनी उपज को पैदा कर रहे हैं लेकिन उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, तो हमारी सहकारिता के माध्यम से एक मिलेट मिशन भी चलाया गया, जिसके तहत जो छोटी छोटी हमारी उपजें हैं तो वो अपनी सहकारी समिति में वो उस चीज़ को बेच सकता है और इमीडिएट उसका पैसा लेकर के वो अपना जीवन यापन उसको कर सकता है। हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने मुहिम छेड़ी थी, लेकिन 2 दिन में ही अतिक्रमण अभियान की हवा निकल गई है। शहर में अवैध अतिक्रमण अभी भी जारी है। तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और नगर निगम आयुक्त पंकज उपाध्याय अब सफाई अभियान का नारा बुलंद करने निकले हैं। प्रशासनिक अमला साहूकारा लाइन पहुंचा, जहां व्यापारियों और आम जनता से साफ सफाई की बात कही गई। भारत बनाने के लिए और प्रयास किया जा रहा है और हल्द्वानी में भी पिछले काफ़ी समय से व्यापारियों को और जनता को जागरूक किया जा रहा था कि यूजर चार्ज के साथ आपको जो कूड़ा है हमारे घरों का चाहे दुकानों का, उस कूड़े को हमने सड़कों में ना फेंकते हुए, सब स्टेशन में ना फेंकते हुए, हमको नियम के हिसाब से उसको नगर निगम की जो हमारी A to Z की जो गाड़ी है, कूड़ा वाहन है, उसमें देना है। अभी 2-3 दिन पूर्व कुछ व्यापारियों में इस चीज़ का कुछ विरोध प्रदर्शन था कि ये यूजर चार्ज, अब आज हमने देखा कि सारा जागरूकता के साथ सारे व्यापारियों के बीच में जाया गया और सारे व्यापारी बड़े एक खुशनुमा माहौल के हिसाब से सबने बताया कि मात्र 100 रुपये यूजर चार्ज देने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हमारा भारत स्वच्छ रहे। उनका ये कहना था कि उनकी दुकान खोलने के पहले गाड़ी आ जाती है, इसलिए उनका कूड़ा नहीं जा पाता, इसलिए वो शुल्क नहीं देंगे। ये बात सही है कि अगर किसी का कूड़ा नहीं उठ पाता है तो उससे वो शुल्क देने में उसको समस्या होती है। आज मैं इस बाजार में आया हूँ, व्यापारियों से बात हुई, व्यापारी 70% अधिक सहमत हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उनकी दुकानें 10:30 बजे खुलती हैं, कुछ ने कहा 11 बजे खुलती है। निश्चित तौर पे 2-4 दुकानें अगर देर से खुलती हैं उनके लिए हमारी समस्या हो सकती है, लेकिन यह तय हुआ है माननीय पार्षद जी के साथ यहाँ पर कि 10 बजे पटेल चौक से गाड़ी इस पूरे मार्केट में चलेगी और करीब 11 बजे 1 घंटे के अंदर कूड़ा सबका उठा लेगी। डोर टू डोर गाड़ी पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, डोर टू डोर कूड़ा को उठा लेना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन शुल्क की लेकर के जो अफवाहें फैलाई जा रही थी वो गलत साबित हुई हैं। व्यापारियों ने भी कहा कि हमें कुछ गलतफहमियां थी जिस कारण से हमने विरोध कर दिया, कुछ गलतफहमियां थी जिसको मेरे द्वारा दूर कर दिया गया है। आज भी यहाँ कूड़ा गाड़ी चलेगी, प्रत्येक दिन यहाँ पर 10 बजे के बाद गाड़ी चलेगी। हल्द्वानी में नगर निगम की टीम के द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह कूड़े के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जो हमारी ये मेन बाजार है, यहाँ पर कुछ व्यापारियों ने पहले उनको शुल्क को लेकर और कुछ गाड़ी के आने को लेकर उसमें कुछ समस्या थी, जिसमें एक जागरूकता चलाया गया है और इसमें सभी जो शुल्क है उसको भी देने के लिए सहमत है और एक समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि दुकानें 10 बजे खुलती हैं और कूड़ा इनका 10 बजे उठाया जाए। तो एक सहमति भी बन गई है और पूरी तरीके से जागरूकता के साथ इस सफाई अभियान को सफलतापूर्वक यहाँ पर चलाया जा रहा है। विकासनगर में डोईवाला से कालसी तक फल पट्टी का क्षेत्र भूमाफियाओं से घिर गया है। भूमाफिया धड़ल्ले से आम के हरे बागों का सफाया कर रहे हैं। रामपुर में सैकड़ों बीघा जमीन पर लगे आम के पेड़ काटे जा रहे हैं। बिना अनुमति के ढालीपुर गांव में बाग के बाग खत्म किए जा रहे हैं। कैमरा देखते ही भूमाफिया अपने औजार लेकर के भागते हुए नजर आए। खबर मिलते ही उद्यान विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां अधिकारियों और स्थानीय लोगों में तीखी नोकझोंक हुई। तो वहीं अब इस मामले में उद्यान निरीक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश खरकवाल ने कार्रवाई की बात कही है। परमिशन इनकी 4-5 पेड़ों की परमिशन हुई थी पहले इनकी, जो इन्होंने वो परमिशन 15 दिन का टाइम पूरा होने के बाद इन्होंने पेड़ों के कटान शुरू किया हुआ है और संबंधित जो 2-3 पेड़ यहाँ पर को सूखे बाग में थे वो उन्होंने पहले हटा दिए हैं। तो अब इन्होंने जो 15 दिन के बाद की कार्रवाई करी है ये अवैध पातन के तहत आएगा और इस पर नियम अनुसार जो कार्रवाई होनी है तुरंत इस पर लागू की जाएगी। एक्ट के तहत हमारी कार्रवाई होती है, पहले हम उसके लिए उनको बोलेंगे, अगर वो उसके लिए तैयार नहीं होते जुर्माने से संबंधित तो फिर पुलिस कार्रवाई इस पर हम आगे की करेंगे। सितारगंज में एआरटीओ एक्टिव मोड में है। कार्रवाई करते हुए एआरटीओ ने चेकिंग के दौरान आधा दर्जन से अधिक वाहनों को सीज किया है। गौरतलब है कि सोमवार को सितारगंज NH 74 पर पास ग्राम नया गांव भट्टा के समीप एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें एक स्कूल की बस और ट्रक की भिड़ंत में करीब 22 छात्राओं को गंभीर चोटें आई थी। जिसके बाद अब हर एक वाहन की जांच की जा रही है। चेकिंग में 3 स्कूल बस, 2 टेम्पो और 2 प्राइवेट वाहनों को पकड़ा गया है, जिनमें क्षमता से अधिक छात्रों को स्कूल ले जाया जा रहा था। तो वहीं लगभग 12 वाहनों के चालान काटे गए हैं। उन्होंने आज सुबह से अभियान चला रखा है, खासकर स्कूल बसों के खिलाफ और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जो स्कूल के बच्चे ढोती हैं उनके खिलाफ, और खासकर ऐसे टेम्पो मैजिक
जो कि ओवरलोडेड बच्चे ढोते हैं उनके खिलाफ, जिनके पास फिटनेस परमिट नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह के सभी कैटेगरी में जो वाहन बंद किए गए हैं, हम लोगों ने 12 वाहनों का चालान किया है और 7 गाड़ियां हमने यहाँ पे मंडी परिषद में, एक सरकड़ा चेक पोस्ट पे भी बंद की है हमने, और 6 वाहन यहाँ बंद किए हैं। कुल मिलाकर 7 वाहन हम लोगों ने सीज किए हैं और उनके डीएल के लिए एंड परमिट के लिए रिकमेंडेशन किया है, कैंसिलेशन के लिए। इसमें हमारे पास 3 स्कूल बसें हैं, बाकी हमारे 2 जो हैं प्राइवेट वाहन हैं और 2 हमारे जो हैं ये टेम्पो टाइप के वाहन हैं जो ओवरलोडेड सवारी भर के चल रहे थे, आपके स्कूल के बच्चे ढो रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। निर्माण कार्यों में लापरवाही और लेट लतीफी की शिकायत पर एनएच ठेकेदार को एसडीएम ने फटकार लगाई है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए गुणवत्ता में सुधार लाने और काम जल्दी पूरा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही और लेट लतीफी के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। टीम बनी है, जांच टीम, जिसमें पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, मैं ग्रामीण निर्माण विभाग से हूँ। हम लोग आज इसका फील्ड स्तरीय जांच कर रहे हैं। इसमें जो नालियों की शिकायत मिली थी, कतिपय स्थानों पर इनकी नाली के जो 6 नंबर सड़क लेवल से ऊपर पाए गए, इनको बता दिया गया है कि पानी जाने के लिए आप प्रॉपर इसकी व्यवस्था कीजिए और जो काम इनके जगह जगह रुके पड़े हैं उनको, ताकि जनता को परेशानी न हो, शीघ्र करें। और एक जो ये डामरीकरण का काम चल रहा है इनका, तो इसमें भी जरा फिनिशिंग का वर्क इनका जो 2 पार्ट में ये कर रहे हैं, तो बीच में जोड़ जैसा दिखाई दे रहा है, तो इनको भविष्य में निर्देशित किया गया है कि इनके सील कोट और इनकी ज्वाइंट ना दिखाएं इस प्रकार से, ताकि जनता को कोई असुविधा ना हो। ऐसा है, इनका कार्य की जो समय सीमा है 25/12 तक की है और 25/12 तक जो भी इनमें मतलब इनका वो कार्य है इनका वो कंप्लीट करा लिया जाएगा और जो भी इनकी मतलब गलतियां हैं वो बिल्कुल से सही कराई जाएगी, तभी इनका मतलब पेमेंट हो पाए। प्रगति पर है, काम रुका नहीं है। जो कलवर्ट वाली बात है, जो बताया गया कि पीछे बैंक शॉप के बगल में जो कलवर्ट अगर वो जो नालियाँ जांच में है वो नालियाँ पड़ रही है, तो उसकी जगह पे कृषि वर्ष में हम आइटम रख रहे हैं, चेंज ऑफ स्कोप में रखा हुआ है। जैसे ही चेंज ऑफ स्कोप हो जाता है काम चालू कर देंगे। जहाँ जहाँ पे ऐसी दिक्कत आ रही है, पानी की ड्रेन आउट की दिक्कत आ रही है, तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आई है। मेलाघाट रोड पर 70 साल पहले बने जिनकैया पुल में दरारें पड़ गई हैं, जिससे भारी वाहनों के लिए खतरा बन गया है। यह पुल भारत नेपाल सीमा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की लाखों की आबादी को भी जोड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की मरम्मत शीघ्र नहीं की गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो वहीं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि इस पुल के निरीक्षण और विस्तृत जानकारी के बाद यदि कोई कमी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। हमारे अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा को भी जोड़ता है और इससे आवागमन होता रहता है और दोनों देशों का व्यापार इसी रोड से होता है और इसी पुल के ऊपर से होता है। ये पुल क्षतिग्रस्त है, कभी भी ढह सकता है और जैसे ये ढहेगा तो कई लोगों की जान माल की इसके अंदर खतरे में आ जाएगी। आज से 2 साल पहले भी ये क्षतिग्रस्त हो गया था। उस वक्त पीडब्ल्यूडी ने इसको रिपेयर करके चला तो दिया था, पर 15-20 दिन के लिए यहाँ पे इसको बंद कर दिया था हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इस पूरे क्षेत्र का यहाँ से पूरा क्षेत्र से कट जाएगा और यूपी का भी आवागमन यहाँ से कट जाएगा और नेपाल सीमा से लगा हुआ हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, धामी जी का क्षेत्र है और अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका नए पुल का निर्माण होना चाहिए था अब तक, जो अभी तक नहीं हुआ और या तो इसका पुनर्निर्माण किया जाए दूसरे पुल का, या इस पुल को लेकर के पूरा नीचे जड़ से लेकर पूरा बढ़िया करके इसकी मरम्मत की जाए और वो प्रशासन ने अभी तक नहीं की। लेकिन अगर पुल यहाँ से बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे क्षेत्र को आने जाने का कोई भी रास्ता मार्ग नहीं बचा है। किसी भी पुल का जब निर्माण करते हैं उसकी एक उम्र होती है। इसके बारे में इसकी कितनी उम्र है, क्या है, मैं अपनी तरफ से भी तस्दीक करवाऊंगा और मेरी जानकारी में जहां तक आया है कि यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, चाहे उत्तराखंड से हो, उत्तर प्रदेश से है तो हमारा पुल जनता यहाँ से जाती है, हमारे देश और हमारे प्रदेशों की जनता आती जाती रहती है और इससे नेपाल की जनता आती है, अगल बगल के पड़ोसी देशों की भी आती है। यदि
इसके निरीक्षण के बाद इसका जो तस्दीक करेंगे उसको अच्छी तरह से पता लगाने के बाद कोई कमी पाई जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नए पुल तो बनते ही हैं एक उम्र के बाद, उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले पंच पूजाओं की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत बद्रीनाथ मंदिर के निचले हिस्से में स्थित भगवान आदि केदारेश्वर महादेव और गणेश मंदिर के कपाट मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। तो वहीं आगामी 19 नवंबर को बद्री विशाल के कपाट दोपहर 3:35 पर बंद कर दिए जाएंगे। तो वहीं इस साल अब तक 17,38,000 से अधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अद्भुत नज़ारा है, बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुहाना मौसम है, ठंड है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ दिख रहे हैं, सरस्वती नदी का दर्शन हो रहा है, सरस्वती अलकनंदा में मिलते हुए दिख रही है और अब हम भीम पुल देखे हैं और चाय पिए यहाँ पे, बहुत ही अच्छा अद्भुत आनंद है। बद्रीनाथ यात्रा में 17 लाख से ज़्यादा लोग इस बार दर्शन कर चुके हैं और अगले कुछ दिन में 19 तारीख को कपाट भी बंद हुए हैं। और इस बार हमने, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था प्रशासन के लिए भी, पुलिस के लिए भी यात्राओं को कराना, जो हमने एक सफल उसका आयोजन किया। साथ ही साथ जो कुछ कमियाँ रही हैं तो उसको हमने नोट किया है और इस बार हम पहले से ही इसी महीने से हम उसकी एक बैठक करके हम तैयारी करेंगे कि कैसे यात्रा को और सुगम और बढ़िया बनाया जा सकता है ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा का सामना करना। इस बार बद्रीनाथ हमें ये सारे रिकॉर्ड थे और जो हमने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा यात्री इस बार बद्रीनाथ आए हैं और अभी तक भी 6,000-7,000 पर डे आ रहे हैं। टोटल अभी तक 17,25,000 से ऊपर यात्री बद्रीनाथ पहुँचते हैं और 5 दिन का टाइम अभी हमारे पास और है यात्रा के लिए। करीब हम 18 लाख के आसपास पहुँच जाएंगे इस बार की यात्रा में। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।